द बेलजार चैप्टर 15 बाय सैल्विया प्लाथ। हिलोमेना गिनी की काली कैडिलैक 5 बजे के तंग ट्रैफिक में किसी औपचारिक गाड़ी की तरह आराम से निकल रही थी। जल्द ही वह चार्ल्स नदी पर बने छोटे पुलों में से एक को पार कर पाती और मैं बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर ट्रैफिक की धारा में से निकलकर पुल की पटरी पर पहुंच जाती। एक छलांग और पानी मेरे सिर के ऊपर होता। आलस से मैंने अपनी उंगलियों के बीच क्लिनेक्स को छोटे छोटे गोली के आकार के गोलों में घुमाया। मेरी माँ मेरे एक तरफ और मेरा भाई मेरी दोनों तरफ। दोनों थोड़ा आगे की ओर झुके हुए थे, मानो कार के दरवाजे को एक एक तिरछी सलाखें हों। मेरे सामने मैं ड्राइवर की गर्दन का स्पैम रंग का विस्तार देख सकती थी, जो नीली टोपी और नीले जैकेट के कंधों के बीच फंसा हुआ था, और उसके बगल में एक कमजोर विदेशी पक्षी की तरह प्रसिद्ध उपन्यासकार फिलोमेना गिनी के चांदी के बाल और पन्ना पंख वाली टोपी थी। मुझे ठीक से समझ नहीं आया था कि श्रीमती गिनी क्यों आई। मुझे बस इतना पता था कि उन्होंने मेरे मामले में दिलचस्पी दिखाई थी और एक समय पर अपने करियर के चरम पर वह भी पागल खाने में रह चुकी थी। मेरी माँ ने बताया कि श्रीमती गिनी ने बहामास से उन्हें एक तार भेजा था, जहां उन्होंने बोस्टन के एक अखबार में मेरे बारे में पढ़ा था। श्रीमती गिनी ने तार भेजा था। क्या इस मामले में कोई लड़का है? यदि मामले में कोई लड़का था तो श्रीमती गिनी का इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता था। लेकिन मेरी माँ ने तार का जवाब भेजा था, नहीं, यह अस्तर की लिखी हुई है। उसे लगता है कि वह फिर कभी नहीं लिख पाएगी। तो श्रीमती गिनी बोस्टन वापस आ गई और मुझे शहर के तंग अस्पताल के वार्ड से बाहर ले गई और अब मुझे एक निजी अस्पताल में ले जा रही थी, जिसमें मैदान, गोल्फ कोर्स और बगीचे थे। एक कंट्री क्लब की तरह, जहां वे मेरे लिए भुगतान करती थी जैसे कि मुझे छात्रवृत्ति मिल रही हो, जब तक कि वहां के डॉक्टरों ने मुझे ठीक नहीं कर दिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे आभारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने उनके लगभग पैसे खर्च कर दिए हैं और अगर श्रीमती गिनी ना होती तो उन्हें पता ही ना होता कि मैं कहाँ होती। हालांकि मुझे पता था कि मैं कहाँ होती। मैं देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में होती। इस निजी जगह से सटा हुआ मुझे पता था कि मुझे श्रीमती गिनी का आभारी होना चाहिए। बस मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अगर श्रीमती गिनी ने मुझे यूरोप का टिकट या दुनिया भर की सैर का टिकट दे दिया होता तो भी मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहाज के डेक पर या पेरिस या बैंकॉक के किसी स्ट्रीट कैफे में कहीं भी बैठती, मैं उसी कांच के बेलजार के नीचे बैठी अपनी ही खट्टी हवा में उबलती रहती। नदी के ऊपर नीला आकाश अपना गुंबद खोल रहा था और नदी पालों से पटी हुई थी। मैंने खुद को तैयार किया, लेकिन तुरंत ही मेरी माँ और मेरे भाई ने दरवाजे के हैंडल पर एक एक हाथ रख दिया। पुल की ग्रिल के ऊपर टायरों की आवाज कुछ देर तक गूंजती रही। फिर पाल, नीला आकाश और लटकते हुए सिंगल किसी अकल्पनीय पोस्ट कार्ड की तरह चमकते रहे और हम पार हो गए। मैं उस धूसर आलीशान सीट के पीछे की ओर धंस गई और आंखें बंद कर ली। बेलजार की हवा मेरे चारों ओर फैल गई और मैं हिल भी नहीं सकी। मुझे फिर से अपना कमरा मिल गया। इसने मुझे डॉक्टर गार्डन के अस्पताल में कमरे की याद दिला दी। एक पलंग, एक ब्यूरो, एक अलमारी, एक मेज और कुर्सी, एक खिड़की जिसमें पर्दा तो था पर सलाखें नहीं थी। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था और खिड़की चीड़ की सुइयों से तेज जमीन की ओर ऊपर लाल ईंटों की दीवारों से घिरे एक जंगली आंगन का नजारा देती थी। अगर मैं कूदती तो मेरे घुटने कभी नहीं फटते। ऊंची दीवार की अंदरूनी सतह कांच की तरह चिकनी लग रही थी। पुल पर यात्रा ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने एक बेहतरीन मौका गवा दिया था। नदी का पानी मेरे पास से ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई अछूता पेय हो। मुझे शक था कि अगर मेरी माँ और भाई वहां ना होते तो भी मैं कूदने की जरा भी कोशिश नहीं करती।
जब मैंने अस्पताल की मुख्य इमारत में दाखिला लिया तो एक दुबली पतली युवती आई और अपना परिचय देते हुए बोली, मेरा नाम डॉक्टर नोलन है, मैं अस्तर की डॉक्टर बनूंगी। मुझे एक महिला को देखकर आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं लगता था कि वहाँ महिला मनोचिकित्सक होती है। यह महिला मॉर्न लेब और मेरी माँ का मिश्रण थी। उसने सफ़ेद ब्लाउज और कमर पर चौड़ी चमड़े की बेल्ट थी, बंधी हुई पूरी स्कर्ट पहनी थी और स्टाइलिश अर्धचंद्राकार चश्मा पहना था। लेकिन जब एक नर्स मुझे लॉन के पार कैप्लन नामक उदास ईंट की इमारत में ले गई जहां मैं रहने वाली थी, तो डॉक्टर नोलन मुझे देखने नहीं आई, बल्कि उनकी जगह बहुत सारे आदमी आए। मैं अपने बिस्तर पर मोटे सफ़ेद कंबल के नीचे लेटी थी और वे एक एक करके मेरे कानों में आए और अपना परिचय दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी वे इतने सारे लोग क्यों हैं या वे अपना परिचय क्यों देना चाहते हैं। मुझे लगा कि वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या मैंने देखा है कि वे बहुत ज़्यादा हैं, और मैं सतर्क हो गई। आखिरकार एक सुंदर सफ़ेद बालों वाला डॉक्टर अंदर आया और बोला कि वह अस्पताल का निर्देशक है। फिर वह तीर्थयात्रियों और भारतीयों के बारे में बात करने लगा। उनके बाद जमीन किसके पास थी, आसपास कौन सी नदियाँ बहती थी, पहला अस्पताल किसने बनाया था, वह कैसे जल गया था, और अगला अस्पताल किसने बनाया था। मुझे लगा कि वह इंतज़ार कर रहा होगा कि कब मैं उसे बीच में रोकूं और कहूं कि मुझे नदियों और तीर्थयात्रियों के बारे में सब कुछ पता है, यह सब बकवास है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें से कुछ सच हो सकता है, इसलिए यह मैंने पता लगाने की कोशिश की कि सच क्या हो सकता है और क्या नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाती, वह अलविदा कर चुका था। मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक सभी डॉक्टरों की आवाज़ें धीमी नहीं हो गईं। फिर मैंने सफ़ेद कंबल फेंका, जूते पहने और हॉल में चली गई। मुझे किसी ने नहीं रोका, इसलिए मैं हॉल के अपने हिस्से के कोने से होते हुए एक और लंबे हॉल में एक खुले डाइनिंग रूम के पास से गुजरी। हरे रंग की वर्दी में एक नौकरानी रात के खाने के लिए मेजें सजा रही थी। वहाँ सफ़ेद लिनन के मेजपोश, गिलास और कागज के नैपकिन थे। मैंने इस बात को अपने मन के कोनों में वैसे ही संजो कर रखा था जैसे गिलहरी अखरोट को संभाल कर रखती है। शहर के अस्पताल में हमने कागज के कपों में पानी पिया था और हमारे पास मांस काटने के लिए चाकू नहीं थे। ज़्यादा पक जाता था कि हम उसे कांटे से ही काट पाते थे। आखिरकार एक बड़े लाउंज में पहुंची जहां जर्जर फर्नीचर और एक घिसा पिटा गलीचा बिछा था। गोल पीले चेहरे और छोटे बालों वाली एक लड़की आराम कुर्सी पर बैठकर पत्रिका पढ़ रही थी। उसने मुझे एक गर्ल स्काउट लीडर की याद दिला दी, जो कभी मेरी एक गर्ल स्काउट लीडर थी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा और सचमुच उसने भूरे रंग के सपाट जूते पहने हुए थे, जिनके किनारों पर आगे की तरफ झालरदार जीभें लटक रही थी, जो काफी स्पोर्टी माने जाते हैं, और फीतों के सिरे थोड़े बहुत नकली से घुंघराले थे। लड़की ने आंखें ऊपर उठाई और मुस्कुराई। मैं वैलेरी हूँ, तुम कौन हो? मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने सुना ही नहीं है और लाउंज से निकलकर अगले विंग के अंत में चली गई। रास्ते में मैं एक कमर ऊंचे दरवाजे से गुजरी, जिसके पीछे मैंने कुछ नर्सें देखी। सब लोग कहाँ हैं? बाहर नर्स चिपकने वाले टेप के छोटे छोटे टुकड़ों पर बार बार कुछ लिख रही थी। दरवाजे के गेट के पास झुककर मैं देखने लगी कि वह क्या लिख रही है, और वह था ई ग्रीनवुड, ई ग्रीनवुड। बाहर कहाँ? ओह, ओटी। गोल्ड कोर्स बैडमिंटन खेल रहे हैं। मैंने नर्स के बगल वाली कुर्सी पर कपड़ों का ढेर देखा। ये वही कपड़े थे जिन्हें पहले अस्पताल की नर्स पेटेंट लेदर
के डिब्बों में पैक कर रही थी। जब मैंने शीशा तोड़ दिया तो कपड़ों पर लेबल चिपकाने लगी। मैं वापस लाउंज में चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या सचमुच कर रहे हैं। बैडमिंटन और गोल्फ खेल रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें सचमुच कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं वैलेरी के पास बैठ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। हाँ, मुझे लगा शायद वो किसी गर्ल स्काउट कैंप में होगी। वो वोग की अपनी फटी हुई कॉपी बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रही थी। आखिर वो क्या कर रही है? मैंने सोचा। उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं धूम्रपान करूं? डॉक्टर लोनन मेरे बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे धुएं की गंध पसंद है। मुझे लगा कि अगर डॉक्टर लोनन सिगरेट पीती तो शायद ज़्यादा देर तक रुकती। यह पहली बार था जब वह मुझसे बातें करने आई थी। उनके जाते ही मैं उसी पुराने खालीपन में खो जाती। डॉक्टर गार्डन के बारे में बताओ, डॉक्टर नोलन ने अचानक कहा। क्या तुम्हें वह पसंद आया? मैंने डॉक्टर नोलन को एक सतर्क नज़र से देखा। मुझे लगा कि शायद सभी डॉक्टर एक साथ होंगे और इसी अस्पताल में कहीं किसी छिपे हुए कोने में बिल्कुल डॉक्टर गार्डन जैसी एक मशीन रखी होगी जो मुझे झटके से उड़ा देने के लिए तैयार होगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं था। यह दिलचस्प है, क्यों? मुझे वह पसंद नहीं आया जो उसने मेरे साथ किया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? मैंने डॉक्टर नोलन की मशीन, उसकी नीली चमक, झटकों और शोर के बारे में बताया। जब मैं उन्हें बता रही थी तो वे एकदम चुप हो गई। यह एक गलती थी, उसने तब कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने उसे घूर कर देखा। डॉक्टर नोलन ने कहा, अगर यह ठीक से किया जाए तो यह सोने जैसा है। अगर कोई और मेरे साथ ऐसा दोबारा करेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। डॉक्टर नोलन ने दृढ़ता से कहा, यहाँ को कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, या अगर दिया भी, उन्होंने अपनी बात में सुधार किया, मैं आपको पहले ही बता दूंगी और वादा करती हूँ कि यह पहले जैसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कुछ लोगों को तो ये पसंद भी आते हैं। डॉक्टर नोलन के जाने के बाद मुझे खिड़की पर माचिस की एक डिब्बी मिली। यह कोई साधारण आकार की डिब्बी नहीं थी, बल्कि बेहद छोटी थी। मैंने उसे खोला और उसमें गुलाबी नोक वाली छोटी छोटी सफ़ेद लड़ियों की एक कतार दिखी। मैंने एक को जलाने की कोशिश की तो वह मेरे हाथों से टूट गई। मैं सोच नहीं पा रही थी कि डॉक्टर नोलन मेरे लिए इतनी बेवकूफ़ चीज़ क्यों छोड़ गई। शायद वह देखना चाहती थी कि मैं उसे वापस करूँगी या नहीं। मैंने खिलौने वाली माचिस को अपने नए ऊनी बाथरोब के किनारे में बड़ी सावधानी से रख दिया। अगर डॉक्टर नोलन मुझसे माचिस मांगती तो मैं कह देती कि मुझे लगा कि ये कैंडी से बनी है और मैंने इन्हें खा लिया था। मेरे बगल वाले कमरे में एक नई महिला रहने आई थी। मुझे लगा कि शायद वो बिल्डिंग में अकेली होगी, जो मुझसे नहीं होगी, इसलिए मेरी हालत के बारे में बाकियों की तरह पता नहीं होगा। मैंने सोचा कि शायद मैं अंदर जाकर दोस्त बना लूं। वह महिला बिस्तर पर बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए लेटी थी, जो गर्दन पर एक कॉमिची ब्रॉन्च में बंधी हुई थी और उसके घुटनों और जूतों के बीच तक पहुंच रही थी। उसके जंग लगे बाल स्कूल की लड़कियों जैसे जूतों में बंधे थे और पतला चांदी के फ्रेम वाला चश्मा उसकी छाती की जेब के काले इलास्टिक से बंधा हुआ था। नमस्ते, मैंने बिस्तर के किनारे बैठते हुए बातचीत के अंदाज में कहा। मेरा नाम एस्तर है, आपका नाम क्या है? वह औरत हिली तक नहीं, बस छत की तरफ देखती रही। मुझे बुरा लगा। मैंने सोचा कि शायद वैलेरी या किसी और अन्य ने उसे पहली बार आते ही बता दिया होगा कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। एक नर्स ने दरवाजे पर अपना सिर अंदर डाला। ओह, तुम वहाँ हो, उसने मुझसे कहा। मिस नॉरिथ से मिलने आई हूँ। और फिर वह गायब हो गई। मुझे नहीं पता
कि मैं कितनी देर तक वहाँ बैठी रही, बैंगनी वस्त्र पहने उस महिला को देखती रही और सोचती रही कि क्या उसके गुलाबी होठ खुलेंगे, और यदि खुलेंगे तो क्या कहेंगे। आखिरकार बिना कुछ बोले या मेरी तरफ देखे मिस नॉरिस ने अपने ऊंचे काले बटन और बूटों में पैर बिस्तर पर दूसरी तरफ घुमाए और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि शायद वो किसी चालाकी से मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। चुपचाप थोड़ी दूरी पर मैं उनके पीछे पीछे हॉल में चली गई। मिस नॉरिस भोजन कक्ष के दरवाजे पर पहुंची और रुक गई। डाइनिंग रूम तक वह ठीक ठाक चली। अपने पैर कालीन पर बने गोभी के फूलों के बीचों बीच रखे हुए उसने एक पल रुककर एक एक करके अपने पैर दरवाजे की चौखट से ऊपर उठाकर डाइनिंग रूम में ऐसे रखा जैसे किसी अदृश्य पिंडली ऊंची सीढ़ी पर कदम रख रही हूँ। वह एक गोल लिनन से ढकी मेज पर बैठी थी और अपनी गोद पर एक नैपकिन रख लिया। अभी 1 घंटे बाद खाना बनेगा। रसोई से रसोइया ने आवाज लगाई, लेकिन मिस नॉरिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस विनम्र भाव से सीधे सामने देखती रही। मैंने मेज पर उनके सामने एक कुर्सी खींची और नैपकिन खोला। हमने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बहनों जैसे गहरी खामोशी में बैठे रहे जब तक कि हॉल में खाने की घंटी नहीं बज गई। नर्स ने कहा, लेट जाओ, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाने वाली हूँ। मैं बिस्तर पर पेट के बल लेट गई और अपनी स्कर्ट ऊपर कर ली। फिर मैंने अपने रेशमी पजामे की पतलून नीचे खींच ली। मेरी बात, तुम्हारे पास वहाँ क्या क्या है? पजामा, ताकि मुझे हर समय उसमें आने की इच्छा का झंझट न उठाना पड़े। नर्स ने हल्की सी आवाज निकाली। फिर उसने पूछा, किस तरफ? यह एक पुराना मजाक था। मैंने सिर उठाया और अपने नंगे नितंबों पर नजर डाली। पिछले इंजेक्शनों की वजह से उन पर बैंगनी, हरे और नीले निशान पड़ गए थे। बायां हिस्सा दाएं हिस्से से ज्यादा गहरा लग रहा था। सही है, तुम नाम बताओ। नर्स ने सुई चुभोई और मैं कराह उठी। उस हल्के दर्द का आनंद लेते हुए नर्सें दिन ब दिन मुझे इंजेक्शन लगाती थी और हर इंजेक्शन लगभग 1 घंटे बाद मुझे 1 कप मीठा फलों का रस देती थी और पास खड़ी होकर मुझे उसे पीते हुए देखती रहती थी। तुम भाग्यशाली हो, वैलेरी ने कहा। तुम इंसुलिन ले रही हो, कुछ नहीं होता है। ओह होगा, तुम तो ले चुकी हो। ओह, मैं तो ले चुकी हूँ। जब कोई प्रतिक्रिया हो तो बताना। लेकिन मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं बस मोटी होती गई और मेरे पैर फूलते गए। मैं पहले से ही अपनी माँ के खरीदे बहुत बड़े कपड़ों से भरी हुई थी और जब मैंने अपने भरे हुए पेट और कूल्हों को देखा तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मुझे मिसेस गिनी ने इस तरह नहीं देखा, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसा मेरा बच्चा होने वाला हो। क्या तुमने मेरे निशान देखे हैं? वैलेरी ने अपनी काली चोटी की तरफ इशारा खिसका दिया और माथे के दोनों ओर हल्के निशानों की ओर इशारा किया, मानो किसी समय उनके सींग उगने शुरू हो गए थे लेकिन उन्हें काट दिया गया हो। हम दोनों ही स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के साथ पागल खाने के बगीचों में टहल रहे थे। आजकल मुझे शहर की छूट ज्यादा मिलती जा रही थी। मिस नॉरिस को तो कभी भी बाहर नहीं जाने दिया जाता था। वैलेरी ने कहा कि मिस नॉरी को कैप्लन में नहीं बल्कि वाईमार्क नामक 72 लोगों वाली इमारत में होना चाहिए। क्या आप जानती हैं कि ये निशान क्या है? वैलेरी ने जोर देकर पूछा। नहीं, वे क्या है? मेरा लोबोटॉमी हुआ था। मैंने वैलेरी को विस्मय से देखा। पहली बार उसकी शाश्वत संगमरमरी शांति की सराहना करते हुए। तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। पहले तो मैं हमेशा गुस्से में रहती थी। पहले मैं वाईमार्क में थी और अब कैप्लन में हूँ। ओह, मैं नहीं जा रही। वैलेरी हंसी।
मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, चलता फिरता दिन। मुझे क्यों आगे बढ़ना चाहिए? नर्स बड़ी प्रसन्नता से मेरी दराजे खोलती और बंद करती रही, अलमारी खाली करती रही और मेरे सामान को काले रंग की ओवरनाइट केस में समेटती रही। मैंने सोचा कि वे अंततः मुझे वायर मार्ग में ले जा रहे होंगे। ओह, आप तो बस घर के सामने वाले हिस्से में जा रही हैं, नर्स ने खुश होकर कहा। आपको अच्छा लगेगा, वहाँ बहुत धूप है। जब हम लोग हॉल के बाहर आए तो मैंने देखा कि मिस नॉरिस भी चल रही थी। एक नर्स जो मेरे ही तरह जवान खुशमिजाज थी, मिस नॉरिस के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और उन्हें गिलहरी के फर वाले पतले कॉलर पर बैंगनी कोट पहना रही थी। घंटों तक मैं मिस नॉरिस के बिस्तर के पास निगरानी करती रही और ऑपरेशन थिएटर, सैर सपाटे, बैडमिंटन मैच और यहाँ तक कि साप्ताहिक फिल्में देखने का इंतजार करती रही, जिनका मुझे आनंद आता था और जिन्हें देखने मिस नॉरिस कभी नहीं जाती थी, केवल उनके पीले निःशब्द होठों पर विचार करने के लिए। मैंने सोचा कि अगर वह मुंह खोलकर बोल पड़े तो कितना मजा आएगा, और मैं दौड़कर हॉल में चली गई और नर्सों को यह बताने लगी कि मिस नॉरिस का हौसला बढ़ाने के लिए मेरी तारीफ करेंगी और शायद मुझे शहर में शॉपिंग और फिल्म देखने की इजाज़त मिल जाएगी और मेरा बच निकलना पक्का हो जाएगा। लेकिन मेरी इतनी देर की निगरानी में मिस नॉरिस ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने जब उनसे पूछा। नर्स ने मिस नॉरिस की कोहनी को छुआ और मिस नॉरिस पहियों पर चलने वाली गुड़िया की तरह हिलने लगी। मेरी नर्स ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, वह वाईमार्क जा रही है। मुझे डर है कि मिस नॉरिस आपकी तरह आगे नहीं बढ़ रही हैं। उस अदृश्य सीढ़ी के ऊपर जो सामने के दरवाजे को रोकती थी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, नर्स ने कहा और मुझे सामने वाले विंग में हरे गोल्फ लिंग के सामने वाले धूप के कमरे में बिठाया। आज ही तुम्हारा कोई परिचित आया है। कोई मेरा परिचित है? नर्स हंसी। मुझे ऐसे मत देखो, या कोई पुलिस वाला नहीं है। फिर जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, वह कहती है कि तुम्हारी पुरानी दोस्त है। वह पड़ोस में रहती है, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं जाती? मैंने सोचा कि नर्स मजाक कर रही होगी और अगर मैं अपने बगल वाले दरवाजे पर दस्तक दूं तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जाकर मिस नॉरिस को पाऊंगी, जो अपने बैंगनी गिलहरी कॉलर वाले कोट के बटन लगाए बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका शरीर गुलाब की कली जैसा था। फिर भी मैं बाहर गई और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, एक खुश आवाज ने पुकारा। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और कमरे में झांकी। खिड़की के पास बैठी जोधपुरी पोशाक पहने बड़ी घोड़े जैसी लड़की ने चौड़ी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। एस्तर, उसकी सांसें फूल रही थी, मानो वह बहुत दूर से दौड़कर आई हो और अभी अभी रुकी हो। तुम्हें देखना कितना अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। जॉन, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, फिर उलझन और अविश्वास में, जॉन? जॉन मुस्कुराई, जिससे उसके बड़े चमकते बेजोड़ दांत दिखाई देने लगे। यह सचमुच मैं ही हूँ। मुझे लगा कि आप हैरान हो जाएंगी। थैंक यू।